आज हम लोग झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करेंगे। यह आपके आगामी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। आइए आज हम लोग 2019 के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है? पहला ऑप्शन ए है चान्होदड़ो, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी कालीबंगा। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहा जाता है। कालीबंगा, अगर काले रंग की चूड़ियां होता तो हम लोग कालीबंगा ऑप्शन सही करते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा आपसे मृतकों का टीला, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहा जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन या 20 दिन? महाभारत का युद्ध वह 18 दिनों तक चला गया था। आपका ऑप्शन सी सही होगा। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर? महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वह नेपाल की तराई लुम्बिनी में हुआ था। और भी अन्य स्थल दिए गए हैं, इनकी क्या महत्व है इसको भी हम लोग यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। बोध गया, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहाँ से बोध गया से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। सारनाथ में वह प्रथम उपदेश दिए हुए हैं और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और कुशीनगर में वह निर्वाण, जीवन एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए हैं, निर्वाण प्राप्त हुई है। ये सभी स्थल जो है वह गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं और सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं, चौथा जो प्रश्न है वह है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या महेंद्र? तीसरा शासक जो है मौर्य साम्राज्य का कौन था? तो जो इसका तीसरा शासक है वह अशोक है। पहला जो है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक वह चंद्रगुप्त मौर्य है। दूसरा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और तीसरा जो है वह बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो तीसरा जो क्रम हम लोग देखते हैं वह अशोक का आता है। प्रश्न आपसे पूछा है कि मौर्य साम्राज्य का तीसरा राजा कौन है? वह होगा अशोक। पहला पूछता या मौर्य साम्राज्य का संस्थापक पूछेगा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, ठीक है, और बिंदुसार का बेटा अशोक। तीसरा शासक अशोक है। पांचवा प्रश्न पूछा है, गुप्त राजवंश को, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है वह भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या नादिर शाह? अल बरूनी जो है वह गजनी के साथ, महमूद गजनी के साथ भारत आया हुआ था। सातवां प्रश्न है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य या रामानंद? तो बीजक में जो है वह कबीर के उपदेश संग्रहित हैं और कबीर जो है वह हिंदू मुस्लिम की एकता पर काफी जोर देते थे। वह हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो कुरीतियां हैं, जो दोनों में व्याप्त कुरीतियां था, उन दोनों पर जो है वह कुठाराघात करते हैं। एक और वह कहते हैं, पाहन पूजे तो हरि मिले, मैं तो पूजू पहाड़। कहते हैं कि यदि अगर पहाड़ पूजने से अगर हमें हरि मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं, मैं तो पहाड़ पूजूंगा। ठीक है, वहीं दूसरे तरफ बोलते हैं कि कांकड़ पाथर जोड़ के दियो मस्जिद चुनाए, ताकि मुल्ला मांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस टाइप से जो दोनों जो है वह कबीर जो है हिंदू मुस्लिम दोनों एकता की बात को, एकता पर बल देते हैं और दोनों की आलोचना करते हैं, बोलते हैं कि दोनों सद्भाव प्रेम से रहने का वह जो है वह सीख देते हैं कबीर। आपके आठवां प्रश्न है, आमुक्त माल्यादम नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? आमुक्त माल्यादम नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या अच्युत देवराय? यह काफी बार बार प्रश्न पूछा गया है। अमुक्त माल्यादम के लेखक कौन है? इसके अमुक्त माल्यादम के लेखक हैं वह राजा कृष्ण देव राय है। यह स्वयं एक
अच्छा राजा भी हैं और साथ-साथ में एक राइटर भी हैं। ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर ये फिर से अगर रिपीट प्रश्न करता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और आप लोग गलत इसको नहीं करेंगे। अमुक्तमाल्यादम इनके जो है लेखक वह राजा कृष्णदेव राय हैं। ठीक है? 9वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जजिया कर हटाया था? ऑप्शन ए है बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। जो 1564 ईस्वी में अकबर जो है वह हिंदुओं से जो है वह जजिया कर हटाया था और इसने सुलह एक कुल की नीति को लागू किया था। ठीक है? सुलह एक कुल की नीति को लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? या बुलंद दरवाजा कहां है? ए फतेहपुर सिकरी, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी अजमेर। बुलंद दरवाजा जो है वह फतेहपुर सिकरी में अवस्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल और बिहार में स्थायी भूमि बंदोबस्त किसने शुरू किया? बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन? बहुत अच्छा प्रश्न है। स्थायी भूमि बंदोबस्त कौन लागू किया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वह स्थायी भूमि बंदोबस्त को लागू किया है। अगर आपसे प्रश्न पूछे स्थायी भूमि बंदोबस्त कब लागू की गई है, तो इसका आंसर होगा 1793 ईस्वी को जो है वह स्थायी भूमि बंदोबस्त लागू की गई है। लॉर्ड वेलेस्ली किसके लिए जाना जाता है? तो सहायक संधि के लिए जो है वह लॉर्ड वेलेस्ली जाना जाता है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को हम लोग ग्रेट रिपन भी बोलते हैं। यह जो है उदारवादी था। सभी जितने भी अंग्रेज गवर्नर आए हुए थे, उन सभी गवर्नर में इन्हीं को एक सज्जन रिपन या जिनके बारे में हम लोग जो है भारतीय वो 2-4 अच्छे शब्द कह सकते हैं। ठीक है? तो ये रिपन थोड़ा-सा अच्छा था और कर्जन, कर्जन तो हम लोग जान ही रहे हैं कि जिसके टाइम में काफ़ी जो है स्वदेशी आंदोलन काफ़ी उग्र हुआ था। ठीक है? वह लॉर्ड कर्जन है। कर्जन जो बहुत इसकी नीतियों के कारण जो है भारत काफ़ी उद्वेलित हुआ था। ये सभी चीज़ें। 12वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1881 में, 1885 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में या 1893 ईस्वी में? पूछ रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कौन इसकी स्थापना किए थे? ए ओ ह्यूम, ये जो अंग्रेज व्यक्ति हैं, यही जो है वह कांग्रेस की स्थापना करते हैं और कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। यह इसके जो है वह प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन में जो है वह बहिष्कार किया जाता है। बोले कि हम लोग विधानसभाओं का बहिष्कार करेंगे, हर चीज़ का बहिष्कार किया जाता है। इसी बहिष्कार के बाद कुछ लोग थे जिनका मानना था कि नहीं, अगर हम लोग विधानसभाओं का बहिष्कार कर देंगे, हमारा जो बात है वह अंग्रेजों तक नहीं पहुँच पाएगा या अंग्रेजी सरकार तक नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग अंग्रेजी सरकार में रह कर के भी अंग्रेजों को काम करना दूभर कर देंगे। इसलिए इन लोग जो है वह एक पार्टी का गठन करते हैं, उस पार्टी का नाम रहता है स्वराज पार्टी। इसके संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, इनका पूरा नाम चितरंजन दास होता है, तो चितरंजन दास। और डी वाला ऑप्शन है बी और सी, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास दोनों। हाँ, तो ये आपको बताना है कि जो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या चितरंजन दास? या फिर ऑप्शन डी में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास दोनों। इसका सही आंसर होगा डी, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों जो हैं वह स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। चितरंजन दास जो हैं वह मोतीलाल के गुरु थे, या हम लोग बोलेंगे कि मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं वो इन्हीं चितरंजन दास के शिष्य थे और स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के पश्चात जो है वह स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट आपका 14वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक या डी गोपाल कृष्ण गोखले? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कौन करते हैं?
महात्मा गांधी। कब करते हैं? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में होती है। ठीक है। आपका 15वां अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ? ठीक है। ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1951, डी 26 जनवरी 1952। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वह 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था, लेकिन यह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आपका जो ऑप्शन सही होगा, किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ है, वह होगा 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे प्रश्न पूछता कि आंशिक रूप से कब इसके कुछ प्रावधान लागू किए गए, तो 26 नवंबर 1949 होगा। पूर्णतः पूछ रहा है, इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का कुछ विश्लेषण था। ठीक है। अब हम लोग देख ले रहे हैं ग्रुप बी, खंड बी में जो आपसे कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी का भी हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय प्राचीन इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं? भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं? अध्ययन के दो स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आते हैं अभिलेख, स्मारक, भवन, मृदभांड, भवनावशेष, ये सभी चीजें आएंगे। और साहित्यिक स्रोतों में आएंगे धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। ये सभी जो स्रोत हैं वह प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। ठीक है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न पूछा है कि अकबर का जन्म कब और कहां हुआ था? अकबर का जन्म जो है, अगर आप लोग देखेंगे इसको, अकबर का जन्म जो है वह एक राजा है, राजपूत राजा अमरकोट, इनके राज दरबार में जो है राजकोट जो है राजपूत राजा अमरकोट के दरबार में होता है। और 1542 में इनकी जो है वह जन्म होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले किन्हीं चार पुरुषों के नाम लिखना है। किन्हीं चार बहुत आसान है, 8-10 लिख डालिए। अभी तो हम लोग पहले बताए हैं, बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, डू और डाई, ठीक है, महात्मा गांधी, भगत सिंह। ठीक है। तो ये सभी जो है प्रमुख जो है वह स्वतंत्रता में मुख्य भूमिका निभाने वाले कुछ जो है वह क्रांतिकारी पुरुष हैं। उसका यहाँ पर हम लोग विवरण दिए हुए हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद भी आगे हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में आप क्या जानते हैं? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में क्या जानते हैं? ये इस बार के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत पहले डिफाइन कर चुके हैं, बढ़िया तरीके से उत्तर दिए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में जा करके आप देख लीजिए, उन सभी को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और नेक्स्ट में हम लोग तुरंत से अभी हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं। आपका प्रत्येक चैप्टर से 50-50 प्रश्न, और एग्जाम से पहले जो आपके काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका इस बार परीक्षा में आने की संभावना है, ये भी हम लोग तैयार किए हुए हैं, जो हम लोग लाइव क्लासेस में लेंगे। अगर कोई बच्चे अगर अभी तक इसमें नहीं जुड़े हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, और जो भी हमारी तुरंत से अपडेटेड क्लास आती है, उसका तुरंत से आप लोग लाभ ले सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।